कभी सोचा है कि भारत का संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं बल्कि एक बहती हुई नदी जैसा है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो समाज की जरूरतों के हिसाब से अपनी दिशा बदलता रहता है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे इवॉल्व हुआ है। 100 से ज्यादा बार सोचिए। हर एक संशोधन अपने आप में एक कहानी है। समाज की बदलती सोच की, राजनीतिक उथल-पुथल की और आर्थिक जरूरतों की। ये दिखाता है कि भारत ने कैसे खुद को बार-बार समय के साथ ढाला है। इन बड़े बदलावों को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 3 हिस्सों में बांटा है। पहला, जनता की शक्ति, दूसरा, राजनीतिक अखाड़ा और तीसरा, एक आधुनिक ढांचा। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये वो संशोधन हैं जिन्होंने सीधे सीधे आम नागरिक को ताकत दी और सरकार को उनके और करीब लाए। साल था 1988 और एक जबरदस्त बदलाव आया, 61वां संशोधन। इसने वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर सीधा 18 साल कर दी। जरा सोचिए इसका असर। एक ही झटके में देश के लाखों युवा लोकतंत्र की प्रक्रिया का हिस्सा बन गए। इसने तो चुनावी समीकरणों को हमेशा के लिए बदल दिया और पॉलिटिक्स को युवाओं की आकांक्षाओं के प्रति ज्यादा जवाबदेह बनाया। फिर आया साल 2002। 86वें संशोधन ने शिक्षा को सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि हर बच्चे का मौलिक अधिकार बना दिया। आर्टिकल 21A के जरिए संविधान ने देश के हर बच्चे से एक वादा किया, शिक्षा पाने का हक, एक ऐसा हक जिसे कोई छीन नहीं सकता। ये एक ऐसा निवेश था जिसका असर हम आज की पीढ़ी पर भी साफ देख रहे हैं। सोचिए, दिल्ली या किसी राज्य की राजधानी में बैठकर कोई दूर दराज के गांव के सड़क के बारे में बेहतर फैसला कैसे ले सकता है? मुश्किल है ना? इसी सवाल का जवाब थे 1992 के 73वें और 74वें संशोधन। इन्होंने पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक ताकत दी। मतलब फैसला लेने की शक्ति अब गांव और मोहल्ले तक पहुंच गई। और हाँ, महिलाओं और वंचित समुदायों के लिए आरक्षण ने ये पक्का किया कि हर आवाज सुनी जाए। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे संशोधनों ने राजनीतिक शक्ति के खेल और इसके चेक एंड बैलेंस को एक नया आकार दिया है। भारतीय इतिहास का एक सबसे विवादास्पद दौर, राष्ट्रीय आपातकाल। इसी दौरान 42वां संशोधन लाया गया। इसे अक्सर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और वो इसलिए क्योंकि इसने संविधान में बहुत बड़े और दूर तक असर डालने वाले बदलाव किए थे। इस संशोधन ने न सिर्फ प्रियम्बल में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े बल्कि संसद को इतनी ज्यादा ताकत दे दी कि वो संविधान में कोई भी बदलाव कर सकती थी और उसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इसने सत्ता का संतुलन पूरी तरह से केंद्र सरकार की तरफ झुका दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। इमरजेंसी खत्म होने के बाद 1978 में 44वां संशोधन आया। ये एक तरह का कोर्स करेक्शन था। इसने 42वें संशोधन के कई बड़े बदलावों को पलट दिया, जैसे लोकसभा का कार्यकाल 6 साल से वापस 5 साल कर दिया और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ जरूरी सेफगार्ड्स को फिर से लागू किया। अब देखिए, इमरजेंसी की शक्तियों के अलावा भी संशोधनों ने रोजमर्रा की राजनीति को कंट्रोल करने की कोशिश की है। इसी का एक बड़ा उदाहरण है 1985 का 52वां संशोधन, जिसे हम दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। इसका मकसद था आया राम गया राम वाली राजनीति को खत्म करना, जहां चुने हुए नेता अक्सर अपने फायदे के लिए पार्टियां बदल लेते थे, जिससे सरकारें अस्थिर हो जाती थीं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या इस कानून ने सच में राजनीति को स्थिर किया या फिर इसने पार्टी के अंदर की जरूरी बहस और असहमति का ही गला घोट दिया? हुआ ये कि इस कानून के कुछ ऐसे नतीजे भी निकले जिनकी शायद उम्मीद नहीं थी। आलोचक कहते हैं कि ये कानून विधायकों को पार्टी लाइन के खिलाफ जाने से रोकता है, भले ही वो पार्टी के फैसले से सहमत ना हो। और सोचिए, जब एक विधायक को अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज़ के बजाय पार्टी के व्हिप को मानना पड़े, तो लोकतंत्र थोड़ा कमज़ोर तो होता ही है। अच्छा, अब आते हैं अपने तीसरे और आखिरी हिस्से पर,
और सच कहूं तो ये शायद सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ हम उन बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करेंगे जिन्होंने मॉडर्न इंडिया को एक नया आकार दिया है। ये वो बदलाव है जो सीधे सीधे हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी के स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। 2016 का 101वां संशोधन यानी जीएसटी ये भारत के आर्थिक इतिहास में एक मील का पत्थर है। इसे ऐसे समझिए कि पहले देश में टैक्स की कई छोटी छोटी उलझी हुई सड़कें थीं। जीएसटी ने उन सब को मिलाकर एक नेशनल टैक्स हाईवे बना दिया। एक राष्ट्र एक कर के इस आइडिया ने भारत को एक सिंगल मार्केट बना दिया। और जीएसटी काउंसिल, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों हैं, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बेहतरीन उदाहरण है। और अब सबसे ताज़ा और चर्चित बदलाव 2023 का 106वां संशोधन यानी महिला आरक्षण कानून। ये कानून लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% सीटें रिजर्व करता है। जैसा कि ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, ये मौजूदा लगभग 15% से 33% तक की एक बहुत बड़ी छलांग है। ये भारतीय राजनीति में लैंगिक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो ध्यान में रखनी चाहिए। इस कानून का असर हमें तुरंत देखने को नहीं मिलेगा। ये लागू तब होगा जब अगली जनगणना के आंकड़े आ जाएंगे और उसके बाद जब डीलिमिटेशन होगा, मतलब जब चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं फिर से तय की जाएंगी। तो हमने क्या देखा? वोटिंग की उम्र कम करने से लेकर शिक्षा को अधिकार बनाने तक, शासन को लोगों के दरवाजे तक लाने से लेकर अर्थव्यवस्था को नया रूप देने तक, हमारा संविधान लगातार खुद को साबित करता रहा है। ये उसकी जीवंतता का, उसकी अडॉप्ट करने की क्षमता का सबसे बड़ा सबूत है। और ये सब हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज हम डिजिटल प्राइवेसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज, इन जैसी बिल्कुल नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो ये सोचना कितना दिलचस्प है ना कि नई रियलिटीज़ को एड्रेस करने के लिए अब हमारे संविधान का कौन सा हिस्सा इवॉल्व होगा, क्योंकि ये जो विकास की यात्रा है ये अभी रुकी नहीं है, ये जारी है। आज हम उस दौर में चलते हैं जब भारत की तकदीर लिखी जा रही थी। जरा सोचिए, संविधान सभा के कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्हें सिर्फ एक कानून की किताब नहीं लिखनी थी, बल्कि एक ऐसा जीवंत दस्तावेज बनाना था जो आने वाली पीढ़ियों के सपनों और चुनौतियों के साथ खुद को ढाल सके। और इसी सोच के बीच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। क्या भारत का संविधान पत्थर की लकीर जैसा हो जिसे कभी बदला ही ना जा सके, या फिर उसे रेत पर लिखी इबारत की तरह इतना लचीला बना दिया जाए कि वक्त की हर लहर उसे अपने हिसाब से बदल दे? ये सिर्फ एक कानूनी सवाल नहीं था, ये तो भारत के भविष्य के दर्शन का सवाल था। तो इस सवाल का जवाब कहाँ मिलता? हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के अनुभवों को खंगाला और उनकी नज़र दो ऐसे बड़े मॉडल्स पर पड़ी जो इस दुविधा के बिल्कुल दो अलग-अलग सिरों पर खड़े थे। एक तरफ था ब्रिटेन का मॉडल। वहां का संविधान इतना लचीला है कि संसद जब चाहे एक साधारण सा कानून बनाकर संविधान में कुछ भी बदल सकती है। और दूसरी तरफ था अमेरिका, जिसका संविधान इतना ज्यादा कठोर है कि 200 साल से ज्यादा के इतिहास में उसमें सिर्फ 27 बार ही बदलाव हो पाया है। तो ये बात तो बिल्कुल साफ थी कि भारत जैसे विशाल और विविध देश के लिए इन दोनों में से कोई भी रास्ता सही नहीं था। ना तो हम ब्रिटिश मॉडल की तरह संसद को इतनी खुली छूट दे सकते थे, और ना ही अमेरिकी मॉडल की तरह संविधान को एक ऐसी चट्टान बना सकते थे जिसे वक्त की जरूरतें हिला भी ना पाएं। तो फिर रास्ता क्या था? रास्ता था बीच का, एक मध्यम मार्ग बनाने का। बहुत लंबी बहसों और चर्चाओं के बाद भारत ने एक ऐसा अनूठा रास्ता तैयार किया जो न तो पूरी तरह से कठोर था और न ही पूरी तरह से लचीला। और ये भारतीय राजनीति की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और इस मध्यम मार्ग की आत्मा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के इन शब्दों में बसती है। उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये संविधान कोई आखिरी या पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि आने वाले समय की ज़रूरतों के हिसाब से खुद को बदल सके। लेकिन इस लचीलेपन के साथ एक बहुत अहम शर्त जोड़ी गई, एक तरह का सेफ्टी वॉल्व जो संविधान को किसी भी मनमाने बदलाव से बचाता है। और वो शर्त थी विशेष बहुमत की।
मतलब कोई भी बड़ा बदलाव तभी होगा जब उसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक सहमति हो। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये सारी सोच विचार असल में काम कैसे करती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस संतुलन को जमीन पर उतारने के लिए क्या तरीके बनाए, मतलब संशोधन की असल प्रक्रिया है क्या? देखिए, कोई भी संविधान असल में दो तरीकों से बदलता है। एक होता है अनौपचारिक तरीका, जहां अदालतें अपनी व्याख्याओं से या नई परंपराओं से संविधान के मायने बदल देती हैं। और दूसरा है औपचारिक तरीका, यानी संविधान में जो प्रक्रिया लिखी है ठीक उसी का पालन करके बदलाव करना। तो आज हम इसी औपचारिक प्रक्रिया को समझने वाले हैं। हमारे निर्माताओं ने बदलावों के हिसाब से संशोधन के 3 अलग-अलग लेवल बना दिए हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, हर अगला लेवल पिछले वाले से ज्यादा मुश्किल है और ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो बदलाव किया जा रहा है वो संविधान की कितनी गहरी जड़ों तक पहुंच रहा है। सबसे पहला और सबसे आसान लेवल है साधारण बहुमत का। ये रोजमर्रा के प्रशासनिक बदलावों के लिए है, जैसे नए राज्य बनाना या नागरिकता के नियम बदलना। और सबसे अहम बात यह है कि इसे आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन माना ही नहीं जाता। ये उससे बाहर की चीज है। अब आते हैं संशोधन प्रक्रिया के दिल पर, विशेष बहुमत। यही आर्टिकल 368 की असली ताकत है। इसके लिए 2 शर्तें हैं और दोनों का एक साथ पूरा होना जरूरी है। पहली, सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और दूसरी, सदन में जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका 2/3 बहुमत। ज्यादातर संशोधन इसी प्रक्रिया से होते हैं। लेकिन अगर कोई बदलाव ऐसा हो जो भारत के संघीय ढांचे को, यानी केंद्र और राज्यों के बीच ताकत के बंटवारे को ही बदलने वाला हो, तो उसके लिए ये दूसरा लेवल भी काफी नहीं है। उसके लिए तो तीसरे और सबसे मुश्किल लेवल की जरूरत पड़ती है। आइए इस सबसे मुश्किल प्रक्रिया को एक बहुत ही दिलचस्प और आधुनिक उदाहरण से समझते हैं। एक ऐसा संशोधन जिसने 21वीं सदी में हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता को परखा। 101 ये नंबर भारत के आर्थिक इतिहास में एक नए दौर की शुरुआत का प्रतीक बन गया। साल 2016 का यही 101वां संविधान संशोधन था, जिसने पूरे देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को लागू किया। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक सुधार था जिसने देश के पूरे टैक्स सिस्टम को जड़ से बदल दिया। अब सवाल ये है कि जीएसटी के लिए तीसरे सबसे मुश्किल लेवल की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये सिर्फ एक टैक्स सुधार नहीं था, ये सीधे सीधे केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स लगाने की ताकत का बंटवारा था। इसने कई जरूरी अनुच्छेदों और सूचियों में बदलाव किया जो भारत के संघीय ढांचे की बुनियाद से जुड़े हैं। और आखिरकार इस संशोधन ने संविधान की सबसे मुश्किल परीक्षा पास कर ली। इसे न सिर्फ संसद में विशेष बहुमत मिला, बल्कि देश के आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं ने भी इस पर अपनी मोहर लगाई। ये इस बात का सबूत है कि हमारे निर्माताओं का बनाया हुआ सिस्टम आज भी बड़े से बड़े बदलाव करने में सक्षम है। तो अंत में एक सवाल, हमारे संविधान निर्माताओं ने कठोरता और लचीलेपन के बीच जो एक बेहतरीन संतुलन बनाया, उसने 70 सालों से भी ज्यादा वक्त तक हमारा मार्गदर्शन किया है। पर क्या उनका बनाया ये रास्ता आने वाले कल की उन चुनौतियों का भी सामना कर पाएगा जिनके बारे में हम आज जानते भी नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वक्त ही देगा। यूपीएससी मेंस की तैयारी के लिए चलिए भारतीय संविधान का एक फटाफट रिवीजन करते हैं। इसमें हम समझेंगे कि हमारे संविधान का कोर स्ट्रक्चर क्या है और ये समय के साथ कैसे विकसित हुआ है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले संविधान के यूनिक ब्लूप्रिंट को देखेंगे, फिर फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच के बैलेंस को समझेंगे। इसके बाद अमेंडमेंट प्रोसेस पर नजर डालेंगे, फिर लोकल गवर्नमेंट के तीसरे स्तर को जानेंगे और आखिर में जीएसटी की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, एक अनूठा संवैधानिक खाका। यहाँ हम उन खास डिज़ाइन चॉइसेस को समझेंगे जो हमारे संविधान को इतना यूनिक बनाती हैं, खासकर भारत जैसे डाइवर्स देश के लिए।
अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि एक टिपिकल फेडरल सिस्टम आखिर होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पावर यानी शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच बटी होती हैं। अब देखिए, यही बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। भारत का सिस्टम पूरी तरह से फेडरल नहीं है। हाँ, इसमें दोहरी सरकार और शक्तियों के विभाजन जैसे फेडरल फीचर्स तो हैं, लेकिन साथ ही एक मजबूत केंद्र, एकल संविधान और सिंगल सिटीजनशिप जैसे कई यूनिटरी फीचर्स भी हैं। और इसी अनोखे मिक्सचर की वजह से जाने माने संवैधानिक विशेषज्ञ केसी वियर ने भारतीय स्ट्रक्चर को क्वाजी फेडरल कहा था। मतलब फेडरल जैसा, पर पूरी तरह से नहीं। ये सिंथेसिस या मिश्रण सिर्फ यही नहीं रुकता। हमारा संविधान दो और बिल्कुल विपरीत आइडियाज को एक साथ लाता है। एक तरफ है ब्रिटिश मॉडल, जहां पार्लियामेंट सुप्रीम है, और दूसरी तरफ है अमेरिकन मॉडल, जहां जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। तो भारत ने क्या किया? भारत ने एक बीच का रास्ता अपनाया, एक बहुत ही शानदार बैलेंस बनाया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के बनाए कानूनों को असंवैधानिक करार दे सकता है, तो वहीं पार्लियामेंट के पास संविधान के बड़े हिस्सों को बदलने की ताकत है। मतलब कोई भी एब्सोल्यूट सुप्रीम नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बैलेंस और कहाँ-कहाँ दिखता है। सेक्शन 2, द ग्रेट बैलेंसिंग एक्ट। इसमें हम बात करेंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच के कमाल के रिश्ते की। ये टेबल देखिए, ये इन दोनों के बीच के कोर डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ है फंडामेंटल राइट्स जो लीगली एनफोर्सेबल हैं, मतलब इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट जाया जा सकता है। इनका लक्ष्य है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्थापित करना। वहीं दूसरी तरफ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कोर्ट्स द्वारा एनफोर्सेबल नहीं हैं। ये गाइड की तरह हैं ताकि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हासिल की जा सके। और ये बैलेंस इतना ज़रूरी है कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस में ये साफ कर दिया था कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच का तालमेल हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये संविधान की नींव है। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, कोई भी संविधान समय के साथ कैसे बदलता है? सेक्शन 3 में हम इसी पर बात करेंगे। सर्वोच्च कानून में संशोधन। हम देखेंगे कि भारत का अप्रोच कितना यूनिक है, जो सख्ती और लचीलेपन दोनों को बैलेंस करता है। देखिए, संविधान बदलने के दो मुख्य तरीके हैं। एक है सिंपल मेजॉरिटी से, जो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। जैसे नए राज्य बनाना हो तो ये तरीका अपनाया जाता है। और दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी का तरीका, जो आर्टिकल 368 में दिया गया है, और ये काफ़ी रिजिड यानी सख्त है। अगर फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी में बदलाव करना हो तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं संविधान के एक ऐसे बदलाव की जिसने लोकतंत्र की जड़ें और गहरी कर दी। सेक्शन 4, लोकतंत्र को गहरा करना, तीसरा स्तर। यहाँ हम देखेंगे कि 73वें और 74वें अमेंडमेंट्स के जरिए कैसे गवर्नेंस को ग्रास रूट लेवल यानी ज़मीनी स्तर तक पहुँचाया गया। इन अमेंडमेंट्स ने पता है क्या किया? इन्होंने भारत के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को ही बदलकर रख दिया। इन्होंने सरकार का एक तीसरा टियर, एक थर्ड लेवल बना दिया, सेंटर और स्टेट के नीचे लोकल गवर्नमेंट्स का। और ये दुनिया भर में काफ़ी यूनिक है। और ये बदलाव सिर्फ नाम के नहीं थे, बहुत ठोस थे। ग्रामीण इलाकों में पंचायती राज और शहरी इलाकों में म्यूनिसिपैलिटीज़ को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके लिए संविधान में पार्ट 9 और पार्ट 9A जोड़े गए। साथ ही 2 नए शेड्यूल भी आए, 11th और 12th। सबसे बड़ी बात ये कि पावर और फंक्शंस को लोकल बॉडीज को सौंपा गया। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं। सेक्शन 5, एक राष्ट्र एक कर, GST। ये एक हालिया और बहुत बड़ा संवैधानिक संशोधन है जिसने देश के पूरे इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को ही रीस्ट्रक्चर कर दिया। हम बात कर रहे हैं 101वें संशोधन की, जो 2016 में आया। ये संवैधानिक विकास का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसी के जरिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST को इंट्रोड्यूस किया गया। इस संशोधन ने किया क्या?
इसने सेंटर और स्टेट्स दोनों को एक साथ जीएसटी लगाने की पावर दी। इस एक बदलाव ने भारत के पूरे इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को बदल दिया और सबसे जरूरी बात, इसने सेंटर स्टेट के बीच एक नए लेवल के वित्तीय सहयोग को जन्म दिया, जिसने भारतीय संघवाद को एक नए तरीके से आकार दिया है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है कि जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, वे कौन सी भविष्य की चुनौतियां होंगी जो हमारे संविधान की डायनामिक और अडैप्टिव प्रकृति की परीक्षा लेंगी। क्योंकि याद रखिए, संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जीवंत दस्तावेज है और इसकी असली ताकत भविष्य की चुनौतियों के अनुकूल ढलने की क्षमता में ही है।